हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं सुधीर मोतला आज फिर से पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। हम संविधान के विदेशी स्रोत पढ़ रहे हैं कि हमने किस देश से अपने संविधान में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, क्योंकि जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और जो संविधान वेत्ता थे उन्होंने विदेशों के संविधान को, विदेशों का मतलब है दुनिया के संविधान को स्टडी किया और उसको अपने रूप में अपनाया। ठीक है, यही विदेशी स्रोत हैं। अब देखिए हमने क्या पढ़ लिया था, हमने अमेरिका और ब्रिटेन को पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे कनाडा की कि कनाडा से हमने क्या लिया है, कनाडा के संविधान से। तो देखिए सबसे पहले कनाडा के संविधान से क्या लिया है, संघीय शासन व्यवस्था, यूनियन स्ट्रक्चर, संघीय शासन व्यवस्था, यूनियन स्ट्रक्चर, यूनियन स्ट्रक्चर। यूनियन स्ट्रक्चर का मतलब है, मैंने आपको बताया था कि इंडियन कैसा ये स्ट्रक्चर है, इंडिया यूनियन स्ट्रक्चर है। जब मैंने आपको सरकारें पढ़ाई थी तो वर्क के आधार पर और स्ट्रक्चर के आधार पर, तो स्ट्रक्चर के आधार पर मैंने 4 प्रकार की सरकार बताई थी। उसमें यूनियन और फेडरल 2 प्रकार की अलग थी, यूनिटरी और कॉन्फेडरल ये 2 प्रकार की अलग थी। तो इसमें यूनियन और फेडरल में मैंने बताया कि यूनियन भारत है और फेडरल अमेरिका है। तो यूनियन भारत का मतलब क्या है, तो यूनियन शब्द कहाँ से लिया है, ये कनाडा से लिया है। अर्थात यूनियन का मतलब होता है राज्यों का संघ, यूनियन का मतलब होता है राज्यों का संघ। और ये संघ कैसा, अविभाजित संघ, अविभाजित कैसा संघ, अविभाजित संघ। अर्थात भारत के किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। अर्थात भारत कैसा संघ है, एक यूनियन है। अगर ये फेडरल होता तो राज्यों के पास ज़्यादा अधिकार होते और उन्हें इस प्रकार की स्वतंत्रता के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता था कि उन्हें अलग नहीं होना। तो इसलिए भारत एक अपने आप में कैसा स्ट्रक्चर है, यूनियन स्ट्रक्चर। और ये कहाँ से ली है हमने व्यवस्था, कनाडा से। तो इसलिए इसको आगे देखिए। अगला क्या है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल 356, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 356। देखिए इसका मतलब है कि जब शासन कानून सम्मत नहीं चल रहा है, जब शासन राज्यों में कानून सम्मत नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने का क्या कर सकता है, वो उसे सिफारिश कर सकता है कि इस राज्य में कानून के सम्मत का राज्य नहीं चल रहा, या यहाँ की जो सरकार है उस पर व्यवस्था जो है नहीं संभाली जा रही, तो वो राष्ट्रपति के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ऐसी सिफारिश कर सकता है। और राज्य में क्या लागू हो सकता है, अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जैसे आप देखते हैं कश्मीर में, या फिर कभी कभी महाराष्ट्र में, या कभी कभी फिर पंजाब में कई बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था, जब राज्य की व्यवस्था गड़बड़ा जाए तो सेंटर को चीज़ें संभालनी पड़ जाए, तो वही क्या है, राष्ट्रपति शासन है। और हम जब केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशन, तो उसमें पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 356 क्या है, 352 क्या है और 360 क्या है। ठीक है, लेकिन ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है, कहाँ से, कनाडा से ली गई है। ठीक है, आगे देखिए, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होना। मैंने आपको 3 प्रकार की शक्तियां बताई थी। अवशिष्ट शक्ति, मैंने आपको 3 प्रकार की शक्ति बताई थी। कैसी शक्ति, देखिए क्या है, यानी कि जो लिस्ट है, लिस्ट उसमें सेंटर लिस्ट है, सेंटर लिस्ट, और दूसरी क्या है, स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। अर्थात जो राज्य होगा वो अपनी लिस्ट पे कानून बनाएगा और जो केंद्र होगा वो अपनी लिस्ट पे कानून बनाएगा। अर्थात उन्हें राज्य सूची और केंद्र सूची में विभाजित किया गया है, अर्थात शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसी शक्ति हैं जो अवशिष्ट हैं, जो बच गई हैं, जो कैसी हैं, जो अवशिष्ट हैं, जो बच जाती हैं, ऐसी शक्तियों का कहते हैं रेसिडुअल पावर, अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब क्या है कि आने वाले समय में जो भी नए मुद्दे या नए सब्जेक्ट उभर कर आएंगे, उनका अधिकार किसको होगा, केंद्र को होता है। जैसे अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर है, या मेडिकल साइंस को लेकर है, या कोई और नए तरीके के अपराध पैदा होते हैं जिनके लिए कानून नहीं है, तो उन पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र को होता है। इन्हीं को अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। और ये चीज़ें हमने कहाँ से अपनाई हैं, ये कनाडा के संविधान से अपनाई है। मैंने बड़े विस्तार से समझा रखा है, पीछे क्लास में जाकर देख सकते हैं आप कि अवशिष्ट शक्तियाँ किन्हें कहते हैं। ठीक है, अब देखो
केंद्र का प्रतिनिधि राज्यों में होना, केंद्र का प्रतिनिधि राज्यों में होने का मतलब क्या होता है कि जो आईएएस अधिकारी होते हैं या आईपीएस अधिकारी होते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो यूपीएससी से आते हैं, जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी कहते हैं, आईआरएस हो चाहे आईपीएस हो आईएएस हो, इस प्रकार के अधिकारी क्या हैं, इस प्रकार के अधिकारी क्या हैं, आईएएस आईपीएस और क्या है, राज्यपाल। भाई गवर्नर भी तो वही है, जो आपका राज्यपाल है, जो गवर्नर है, राज्यों में जो बैठा है केंद्र मुख्यमंत्री के ऊपर, वो क्या है, वो केंद्र का प्रतिनिधि ही है। और फिर नीचे कौन है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आईएएस और आईपीएस होते हैं, रिवेन्यू में आईआरएस होते हैं, इंडियन रिवेन्यू सर्विस। तो ये सारे के सारे प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, किसके, सेंटर के प्रतिनिधि के रूप में। तो ये बात कहाँ से सीखी हमने, कनाडा से सीखी। ठीक है, तो केंद्र का प्रतिनिधि राज्यों में होना, ये बात किसको तय करता है, ये कनाडा से ली गई बात है। आगे देखिए, केंद्र सूची और राज्य सूची। यानी कि केंद्र सूची का मतलब है जिसमें केंद्र के विषय दिए गए जिन पे केंद्र काम करेगा, कानून बनाएगा। राज्य सूची, जो राज्य सूची के वे विषय जिनमें राज्य के सब्जेक्ट हैं, जिन पे राज्य कानून बनाता है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट है, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो पुलिस व्यवस्था है वो राज्य करेगा, लेकिन पूरे देश के लिए डिफेंस की बात आ जाती है तो फिर केंद्र में बात चली जाती है, उस पर केंद्र कानून बनाता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिन पे दोनों ही कानून बनाते हैं, जैसे शिक्षा है तो शिक्षा पे केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। उन्हें क्या करते हैं, संवर्ती सूची कहते हैं। आगे देखिए, उसे पढ़ेंगे आगे। तो केंद्र सूची का मतलब है केंद्र के जो सब्जेक्ट है, और राज्य सूची का मतलब है जो राज्य के सब्जेक्ट हैं जिन पे वो कानून बनाते हैं। आगे देखिए, राज्यपाल का विशेष अधिकार। राज्यपाल के विशेष अधिकार का मतलब क्या है, जो राज्यपाल को, जो गवर्नर होता है राज्यों में, उसको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। जैसे वो किसी क्षेत्र विशेष के लिए कोई व्यवस्था कर सकता है, किसी जनजातीय क्षेत्र के लिए, या कहीं स्पेशल प्रोविज़न लागू कर दे और राज्यपाल को अधिकार दे दिए जाएं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इस तरीके की व्यवस्था। जैसे मान लिया छत्तीसगढ़ की खानों से या झारखंड की खानों से कोई रिवेन्यू आता है तो वहाँ के राज्यपाल को जाता है। इस प्रकार के जो विशेषाधिकार हैं वो सब कैसे हैं, वो सब राज्यपाल के विशेषाधिकारों में आते हैं। और ये सब ऐसी व्यवस्था कहाँ है, कनाडा में, और कनाडा से हमने इसको अपनाया है। आगे देखिए, अनुसूचियाँ। भारत के संविधान में जो अनुसूचियाँ दी गई हैं, ऐसी व्यवस्था हमने कहाँ से अपनाई है, कनाडा से। अनुसूची का मतलब है जो शेड्यूल दिए गए हैं। शुरू में कितनी अनुसूची थी, 8, फिर कितनी हुई, उन्हें कितना किया गया, फिर 10 हुई, फिर 12 हुई। तो इस प्रकार अभी कितनी है, 12 अनुसूची हैं और उनकी लिस्ट दी गई है। अनुसूची पढ़ेंगे जब उसके बारे में, तब मैं बताऊंगा आपको अनुसूची क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, ये हो गया कनाडा। हमने कनाडा पढ़ लिया कि कनाडा से हमने क्या क्या अपनाया है और क्या क्या दूसरे देशों से। अब देखिए आगे, अब आ गया आयरलैंड के। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, ये हमको समझना है। आयरलैंड से हमने क्या अपनाया है, देखो, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात जो राज्य को अधिकार दिए गए हैं जिन पर राज्य काम करेगा, वे क्या है, डीपीएसपी है। तो ये व्यवस्था कहाँ से ली है, आयरलैंड से। देखो, जो लोगों को अधिकार प्राप्त हैं उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, और जिन पे राज्य काम करेगा उन्हें क्या कहते हैं, डीपीएसपी। तो ये राज्य का पथ होते हैं। क्या होते हैं ये, राज्य का पथ, लोकस है ये राज्य का, क्या है, लोकस। और इस राज्य का लोकस होने के बावजूद इसका फोकस क्या होता है, फोकस क्या है भाई, ये राज्य का लोकस है, क्या है लोकस, डीपीएसपी, और फोकस क्या है, वेलफेयर, क्या, कल्याण। फोकस क्या है, कल्याण है। डीपीएसपी का जो फोकस है वो क्या है, कल्याण करना, राज्य में वेलफेयर स्टेट लागू करना, अर्थात राज्य को वेलफेयर स्टेट बनाना और लोगों के जीवन को सुविधापूर्ण जीवन देना उन्हें, या किस तरीके से ऐसा जीवन दिया जाए कि कम से कम उन तक संसाधन पहुंचे। यही क्या है, इनको कहते हैं राज्य के पथ, राज्य का पथ, डीपीएसपी कहा जाता है इन्हें। अब आगे समझिए, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनीत होना। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनीत होना का मतलब क्या है, मनोनीत का मतलब क्या है, देखो, इलेक्शन और नॉमिनेशन दो चीज़ें होती हैं। तो इलेक्शन होता ही है, राज्य के जो मेंबर हैं या जो लेजिस्लेटिव मेंबर होते हैं वो चुनाव में वोट डालते हैं। लेकिन मनोनीत होने का मतलब क्या है, उन्हें मनोनीत कौन करता है, कुछ 12 ऐसे लोग हैं
जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है, नॉमिनेशन देता है, तो वे कहाँ से लिए गए हमने? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, ये कहाँ से लिया हमने? आयरलैंड से लिया है। देखो एक गुप्त मतदान होता है और ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, वो सब कहाँ से लिया है? आयरलैंड की व्यवस्था से। एकता, अखंडता, एकता यूनिटी, अखंडता इंटीग्रिटी और जीवन की गरिमा, जीवन की गरिमा डिग्निटी ऑफ लाइफ, डिग्निटी, डिग्निटी ऑफ लाइफ, जीवन की गरिमा। देखो जीवन, जीवन जीना और गरिमापूर्ण जीवन जीना बिल्कुल दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कोई भूख से कभी खाना मिल जाता है, छत नहीं है जीवन सर पे, कपड़े पहनने को नहीं है, अपना बस गुजारा हो रहा है, जो संसाधन है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो ऐसा जीवन एक डिग्निटीपूर्ण जीवन नहीं कह सकते, वो गरिमा में जीवन नहीं है। गरिमा में का मतलब है जब उसे सोशल जस्टिस हो उसके साथ, इकोनॉमिकल जस्टिस हो उसके साथ, पॉलिटिकल जस्टिस हो उसके साथ, तो वो कैसा जीवन होगा? वही गरिमापूर्ण जीवन होगा। और यही गरिमापूर्ण जीवन क्या है? हमारे संविधान का उद्देश्य है, लक्ष्य है, ठीक है। ये इन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती कोर्ट में, ये लक्ष्य है। सरकार जैसे जैसे संसाधन आएंगे लोगों तक पहुंचाती रहेगी और उसका यह हमेशा उद्देश्य या लक्ष्य बना रहेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आयरलैंड हो गया। आयरलैंड के बाद देखते हैं हम ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है हमने? ऑस्ट्रेलिया देखो, समवर्ती सूची आ गई। समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची, दो सूची होती है। देखो समवर्ती सूची, एक होती है केंद्र सूची जिस पर केंद्र कानून बनाता है, एक होती है केंद्र सूची जिस पर केंद्र कानून बनाएगा, केंद्र कानून बनाएगा, और एक होती है राज्य सूची, एक होती है राज्य सूची जिस पर राज्य कानून बनाता है, जिस पर राज्य कानून बनाएगा, जिस पर राज्य कानून बनाएगा, और एक होती है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जिस पे दोनों ही कानून बनाते हैं, जिस पे दोनों ही कानून बनाने का अधिकार है, उसकी लिस्ट दे रखी है, ठीक है। उस पे दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कभी विवाद उत्पन्न हो जाए, अगर कभी विवाद उत्पन्न हो जाए तो केंद्र की बात मानी जाएगी, अर्थात केंद्र सूची के विषय को वरीयता दी जाती है। यही आपकी समवर्ती सूची है, ठीक है। ये कहाँ से लिया हमने? ऑस्ट्रेलिया से। अब देखिए प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली हमने? ऑस्ट्रेलिया से। और इसका कंसेप्ट कहाँ से लिया हमने? अमेरिका से। अभी पीछे मैंने बताया था पिछली क्लास में कि इसका जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ऑफ किसका? प्रियम्बल, कंसेप्ट ऑफ प्रियम्बल कहाँ से लिया? अमेरिका से। और लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल कहाँ से लिया हमने? ऑस्ट्रेलिया से। तो व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित कुछ प्रावधान कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार वाणिज्य का मतलब समझते हैं, कॉमर्शियल और क्या, जो आपका बिजनेस है। राज्यों को दिए गए विशेषाधिकार, राज्यों को दिए गए विशेषाधिकार का मतलब है जो स्टेट हैं, यूपी एमपी जितने भी हमारे देश में स्टेट हैं, उनको कुछ विशेषाधिकार अलग से दिए गए हैं। ऐसी व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से ली है। अब देखिए आगे, संसदीय विशेषाधिकार के कुछ प्रावधान, संसदीय विशेषाधिकार के कुछ प्रावधान। संसद को कुछ विशेषाधिकार होते हैं, जैसे उसकी अवमानना नहीं कर सकते, उसकी अनुमति के बिना आप उसकी जो कार्रवाई है उसे प्रेषित नहीं कर सकते, अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ सम्मन जारी कर सकती है, संसद उसे गिरफ्तार करवा सकती है, ऐसे किसी प्रेस पर या किसी अखबार पर या किसी न्यूज़ चैनल पर रोक लगा सकती है, या उसकी कोई अवमानना करती है तो उसके लिए डायरेक्ट गिरफ्तारी के आदेश दे सकती है, ठीक है। ये सब कैसे अधिकार हैं? ये कुछ विशेषाधिकार हैं जो कहाँ से उठाए हमने? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक। एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं, और इससे बाहर पूछा भी नहीं जाएगा, आप ही नहीं कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यूएसएसआर, यूएसएसआर का मतलब है रसिया, वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? रूस, या रसिया भी कह सकते हैं आप इसे। देखिए यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत, यूनियन का मतलब है एक यूनियन था कभी, ये 1990 में टूटा, 91 में। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये कैसा? समाजवादी गणराज्य था। कैसा? समाजवादी गणराज्य, समाजवादी गणराज्य। तो रूस के 15 टुकड़े हो गए 1991 में, उसके बाद से फिर यूएसएसआर खत्म हो गया और रसिया रह गया।
तो जब देश आज़ाद हुआ तब तो ये रसिया यूएसएसआर ही था, तो हम यही कहेंगे कि यूएसएसआर के उससे क्या लिया हमने, जस्टिस शब्द। जस्टिस जो 3 शब्द हैं हमारे संविधान में, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस और कैसा जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, ये कहाँ से लिया है, देखो ये पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, ये तीनों शब्द कहाँ से लिए हैं हमने, ये लिए हमने यूएसएसआर के संविधान से। देखो न्याय की जो संकल्पना है, देखो ऐसा नहीं कि न्याय पहले नहीं था, न्याय होता था, लेकिन एक संकल्पना के रूप में, एक विचारधारा के रूप में जो डेवलप हुआ वो कहाँ हुआ, वो समाजवादी स्टेट रसिया में हुआ था। यूनियन क्या है, यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 19(2) ये क्या कहता है, आर्टिकल 19(2), देखिए हमारे भारत के संविधान में एक आर्टिकल 19 है जिसे कहते हैं आर्टिकल 19A में, सॉरी 19A नहीं है, एक है 19(1) में A B C D E ऐसे F G तक, ठीक है, क्या है ये प्रावधान दिए गए हैं। जैसे राइट टू स्पीच है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें क्या है अभिव्यक्ति, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, इस प्रकार की 4-5 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, ठीक है, अभी बस बता रहा हूं। तो इन स्वतंत्रताओं का मतलब क्या है कि जितनी ये स्वतंत्रताएं हैं, जैसे मान लिया बोलने की आज़ादी है, जैसे राइट टू स्पीच है, राइट टू स्पीच है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) में डायरेक्ट इस पे क्या लगा दिया गया, रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन, अर्थात आपकी बोलने की आज़ादी, राइट टू स्पीच केवल वहीं तक है जहां किसी दूसरे की आज़ादी का हनन ना हो। तो जब आपकी आज़ादी पर, यानी कि आपकी फ्रीडम पर, स्वतंत्रताओं पर रोक लगा दी जाए, कैसी रोक, युक्ति युक्त प्रतिबंध, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, तो जब युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा दिया जाए उसे यही अनुच्छेद 19(2) कहा जाता है। यही बात 19(2) में लिखी गई है। अर्थात आपके जो अधिकार हैं वे नेगेटिव नहीं है बल्कि पॉजिटिव अधिकार है, उन्हें कभी भी किसी भी आधार पर राज्य रोक सकता है। और आधार क्या होगा ये उसमें बताया गया है, उसे समय समय पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट तय कर देंगे कि किस आधार पर इसे रोका जा सकता है। जैसे घूमने की स्वतंत्रता है तो सरकार अखंडता को लेकर या संप्रभुता को लेकर या किसी और विषय को लेकर उस पर घूमने की स्वतंत्रता पर रोक लगा सकती है। जैसे घूमने की आज़ादी, कहीं भी बसने की आज़ादी है, लेकिन अभी तक 370 के तहत कश्मीर में जाके नहीं बस सकते थे, या कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे नहीं बस सकते जाके, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते अनुच्छेद 19(1) ये कहता है कि हम वहाँ जाके बस जाएंगे, नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 19(2) फिर ये कहता है कि आप पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, युक्त प्रतिबंध लगा के आपकी स्वतंत्रता को रोका जा सकता है, ठीक है। ऐसी स्वतंत्रता कैसे क्या है, अनुच्छेद 19(2), और ये कहाँ से सीखा हमने, यूएसएसआर से, ठीक है। जैसे हमारी बोलने की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बोलें, राज्य के खिलाफ बोलने लग जाएं, सरकार के खिलाफ से मतलब नहीं है, राज्य के खिलाफ नहीं बोलना है। अर्थात आपको वे शब्द यूज नहीं करने हैं जिससे सार्वजनिक सौहार्द बिगड़े, जिससे राज्य की संप्रभुता को खतरा हो, जिससे हमारी एकता अखंडता को खतरा हो, जिससे हमारी अनेकता में एकता की जो कल्चर है उसको कोई खतरा उत्पन्न हो, ऐसे शब्द नहीं बोल सकते। इसीलिए जो नेता या कोई भी सार्वजनिक व्यक्ति इस तरीके की बात करता है तो उस पर एफआईआर हो जाती है, कारण अनुच्छेद 19(2), अर्थात बोलने की स्वतंत्रता भी वहीं तक है जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि यूएसएसआर से लिया गया है अनुच्छेद 19(2). फंडामेंटल ड्यूटी ये पूरा प्रावधान है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम। फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य के देश में यानी राज्य में नागरिकों के क्या कर्तव्य हो सकते हैं वे इसमें दिए गए हैं, ठीक। प्लानिंग कमीशन, दुनिया में सबसे पहले प्लानिंग कमीशन रसिया में हिलाया था, ठीक है, स्टालिन और लेनिन के प्रयासों के द्वारा ये चीज़ लाई गई। और देश में प्लानिंग के माध्यम, जैसे जैसे रसिया में प्लानिंग सिस्टम सफल हुआ, भारत ने भी इसको अपनाया। हमने देखा कि किस तरीके से बहुत तेजी से रसिया ग्रो कर रहा था और अपना प्रसार कर रहा था, और उसकी प्लानिंग कामयाब भी हो रही थी, तो हमने फिर इसको अपना लिया कि क्यों ना इस अच्छी बात है, इसको अपना लिया जाए। आज भी ये चीज़ें चलती हैं लेकिन नीति आयोग के रूप में चलती है, कहीं ना कहीं हमने इसको अभी बना के रखा है, ठीक है। हम टारगेट रखते हैं कि ये प्लानिंग होगी, इस पर काम करेंगे और फिर राज्य को लोगों के संसाधन पहुंचाएंगे लोगों तक, यही हमारी लक्ष्य है और यही उद्देश्य है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे अगला है आपका जर्मन राष्ट्रीय आपातकाल।
जर्मन राष्ट्रीय आपातकाल। इसका मतलब क्या होता है राष्ट्रीय आपातकाल का? देखिए, राष्ट्रीय का मतलब होल आपके स्टेट में आपातकाल, इमरजेंसी, क्या इमरजेंसी का मतलब है जब कभी कभी ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो जाए कि सरकारें फेल होने लगे, तो जितने भी सभी पूरे देश के एक अधिकार मिलकर सारे सेंटर के हाथ में चले जाते हैं। उसमें फिर इकोनॉमिकल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स, जितने भी कानून बनाने के अधिकार है सब कहाँ जाते हैं? सेंटर के पास में। अर्थात सारी शक्ति केंद्र में निहित हो जाती है और राज्यों की सरकारें समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, आपातकाल हट जाता है, फिर से राज्यों की सरकारें आ जाती हैं। तो ये क्या है? ये हमने कहाँ से लिया? जर्मनी से लिया। ठीक है, कि पूरे देश में एक बार आपातकाल लगा दो। आपातकाल कब लगा, क्यों आया, क्या इसकी व्यवस्था है, ये पढ़ेंगे सेंटर और स्टेट रिलेशन में। अभी आप इतना समझिए कि जो जर्मन से ली गई व्यवस्था है वो क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। अब इसके आगे देखिए क्या है? साउथ अफ्रीका। क्या है आपका? साउथ अफ्रीका। अच्छा, तो साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? बिल्कुल सिंपल सा है, दो चीज़ें हैं साउथ अफ्रीका से। संविधान में संशोधन की व्यवस्था। भाई कैसे संविधान में संशोधन होता है? अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368, ये ऐसी व्यवस्था साउथ अफ्रीका से ली है। राज्यसभा में सदस्यों के चयन की प्रक्रिया मनोनीत नहीं है। चयन कैसे होगा, कैसे इलेक्शन होगा, ठीक है, ये भी वहाँ से लिया है। अब ये जापान से क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका मतलब क्या है कि जैसा विधि में लिखा है उसी के आधार पर आपको जीवन की स्वतंत्रता से मुक्त किया जाएगा, अन्य कोई व्यवस्था नहीं होगी। अर्थात जैसा कानून कहता है वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये देखो, दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और एक होते हैं विधि की नेचुरल प्रक्रिया कहते हैं। तो भारत में कौन सी अपनाई है? विधि द्वारा स्थापित, यानी कि जो विधि में स्थापित चीज़ें हैं वही यहाँ लागू की जाएंगी। ये कहाँ से लिया है? जापान से। ठीक है, ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करते। जब अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे, डायरेक्ट अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है ये, तो उसको पढ़ेंगे फिर। अब देखिए फ्रांस से क्या लिया है? फ्रांस से हमने क्या लिया है? गणतंत्र व्यवस्था। ये गणतंत्र मैंने आपको बिल्कुल विस्तार से समझाया था। गणतंत्र का मतलब है राष्ट्रपति का चुनाव, ऐसे समझिए बस। जो राष्ट्रपति है या राष्ट्र का प्रमुख है वो किससे आएगा? चुनाव की व्यवस्था से। वो कोई किसी विशेष परिवार से या किसी विशेष सिस्टम से नहीं आने वाला। वो कैसे आएगा? वो राष्ट्रपति चुनाव से चुना जाएगा, वही कहते हैं गणतंत्र व्यवस्था को। समझाया गया है, पिछली वीडियो में जाके देख लीजिए बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये भी मैंने आपको समझाया है। स्वतंत्रता का मतलब क्या है, समानता का मतलब क्या है, बंधुत्व का मतलब क्या है, ये सब कहाँ से लिए गए? फ्रांस से। तो भाई फ्रांस की क्रांति के नारे थे। ठीक है, क्या? लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। सीआरपीसी और आईपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड में ये लिखा गया है कि किस धारा में या किस अपराध के लिए कौन सी धारा है वो आईपीसी बताती है, और किस अपराध के लिए क्या सजा की व्यवस्था है, प्रोसीजर किस में है? सीआरपीसी में। देखो ये नेपोलियन ने लागू की थी सबसे पहले अपनी सेना में, और वहीं से फिर हमने भी इसको उठाया और दुनिया में फिर ये वहीं से चली। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आईपीसी और सीआरपीसी। कहाँ से लिया हमने? फ्रांस से। कल्याणकारी राज्य का कंसेप्ट, कल्याणकारी राज्य का मतलब वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट कहाँ से आया? फ्रांस से ही आया है। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या है? स्पेशल नोट है ये, स्पेशल नोट, हाँ चमक रहा है ना, ठीक है। स्पेशल नोट में क्या है? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसे कहते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका, इसे क्या कहा जाता है? जनहित याचिका। और जनहित याचिका का मतलब क्या है? कि जनहित, लोगों के हितों में। याचिका का मतलब क्या है? लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट में कोई लिटिगेशन लागू की जाए, यानी कि कोई मुद्दा उठा के, जो कोई बहुत बड़े क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए कोई ऐसा मुद्दा है या कोई ऐसी व्यवस्था है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए और सरकार उसमें क्या उसे इग्नोर कर रही है, या लोगों के जीवन से जुड़ी कोई डायरेक्ट बात है, तो उसे उठाकर कहाँ ले जाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में, और अपने अधिकारों के लिए मांग की जा सकती है। इसी को कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
इसका मतलब है न्याय मांगने से ही मिलता है, लेकिन उसके लिए कोई और भी आगे आके उसे न्याय को मांग सकता है। ऐसी व्यवस्था जनहित याचिका के अंतर्गत हो सकती है। ठीक है, ये कहाँ से लिया हमने? अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये दो देशों से आई है अवधारणा, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में, दोनों में है, तो हमने इसको अपनाया। जनहित याचिका को विस्तार से पढ़े हैं, कोई समस्या नहीं है। आने वाली क्लासों में जनहित याचिका इनके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बड़े विस्तार से समझाऊंगा आपको, कौन कौन से मुद्दों पे की जा सकती है और कैसे सुप्रीम कोर्ट में आज तक जनहित याचिका के माध्यम से किन चीज़ों का समाधान किया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे। यहाँ रखिए, देखो, इस प्रकार से भारतीय संविधान में प्रावधान विदेशी संविधानों से लिए गए हैं, लेकिन यह हूबहू नहीं लिए गए हैं। यही बात है जो मैंने पहले बताई है। भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए या देखते हुए उनमें आवश्यक बदलाव किए गए हैं ताकि इन्हें बेहतर ढंग से लागू किया जा सके और भारत में अपनाया जा सके और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, हमने जो विदेशों के संविधान से जो चीज़ें अपनाई हैं उन्हें अपने अनुरूप और अपने तरीके से अपनाया है, जिससे हमारे लोगों का जीवन सुलभ और सहज हो सके। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बनता है यूपीएससी के लिए। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो, या तो ये पीसीएस में आ जाए या यूपीएससी में आ जाए, इस प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं। मेंस की बात कर रहा हूँ। मेंस में कैसे क्वेश्चन बनेगा? भारतीय संविधान भले ही दुनिया के संविधानों एवं व्यवस्थाओं के प्रावधान शामिल करता है, लेकिन यह भारत की आवश्यकताओं के अनुकूल है। जो हम आज तक डिस्कस कर रहे हैं पिछली 3 क्लासों में, उसी बात को कितने शब्दों में आपको प्रस्तुत करना है? 150 शब्दों में। और आपको ये बताना है कि किस प्रकार भारतीय संविधान भले ही दुनिया के संविधानों और व्यवस्थाओं के प्रावधान शामिल करता है, लेकिन यह भारत की आवश्यकताओं के अनुकूल है। ठीक है, इस प्रकार से आप कोशिश करिए क्वेश्चन लिखने की। आगे अभी धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा तो कुछ थोड़ा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग सिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग करी जाती है मेंस के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार जुड़े रहिए हमसे। ये टॉपिक ख़त्म हो गया है आपका, लगभग इससे अदर क्वेश्चन नहीं आता, और इसी में जितने पिछले सालों के क्वेश्चन आए हुए हैं 10-12 सालों के, आप लगा के देखिए, इससे बाहर नहीं है। इसलिए इसी तरीके की कॉन्सेप्चुअल क्लास और अच्छे से अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।